बायोलॉजी का सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान शुरू से ही देखते हैं। तो जीव विज्ञान की बात की जिसको बायोलॉजी कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण का उन पर प्रभाव तथा उनकी पारस्परिक क्रियाएं तथा और और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पॉइंट बन गया, बताइए। एरिस्टोटल को जाता है। ठीक है, जिसको अरस्तु कहते हैं। ठीक है, हाँ। ध्यान रखिए, दार्शनिक थे। ठीक है, कहाँ के दार्शनिक थे? कहाँ के दार्शनिक थे अरस्तु? ग्रीक। कहाँ ग्रीक के का थे? यूनान। ग्रीक ठीक है, ग्रीक या फिर यूनान के ये। ठीक है, तो इनको जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इसलिए जीव विज्ञान स्पेशल का साइंस जनक, वाला फादर ना ऑफ सर, बायोलॉजी किनको क्या? लूसेंट स्पेशल साइंस वाला है ना। हाँ, लूसेंट स्पेशल साइंस वाला है। ठीक है, क्योंकि जो लूसेंट वाला मिक्सअप वाला जो साइंस है ना, उससे काम नहीं चलने वाला। बीपीएससी के पढ़ रहे तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खासतौर पर जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी अध्ययन किया। इन्हीं कारण से अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी, जिसको बायोस, बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी, और डिस्कोर्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में किसने किया? लैमार्क। शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क ने किया 1801 में। और लेमार्क और ट्रेविरस ट्रेविलस। नामक दो वैज्ञानिक, लैमार्क और किसने? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, ट्रेविलस। दोनों ने मिलकर में। लैमार्क की बात करेंगे, फ्रेंच था। ट्रेविरेनस की बात करेंगे, जर्मन था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले अरस्तु साहब ने जीव विज्ञान को क्या किया? तो इसको अध्ययन किया इनका, और जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय की बात करेंगे अरस्तु को जाता है। लेकिन ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी तो इन्हीं क्यों कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी, बायोस का मतलब लाइफ, लोगोज, ठीक है, या फिर स्टडी और डिस्कोर्स शब्द आदि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। ठीक है, अब आते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको बोटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? बोटनी कहते हैं। अब प्राणी विज्ञान को किसको कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, दोनों कुछ शब्दों से मिलकर बने थे। बोटनी की बात करेंगे, बोटेन शब्द से मिला है, जिसका हार्ब्स होता है। क्या बोलते हैं हिंदी में? हार्ब्स को झाड़ी। ठीक है, जो भी बोलते होंगे ध्यान में रखें, उस शब्द से मिलकर बना। प्राणी विज्ञान का मतलब, प्राणी विज्ञान की बात करेंगे तो जून प्लस लोगोस से मिलकर बना। जून का मतलब एनिमल होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है या फिर डिस्कोर्स होता है। ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी देखा है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं। ठीक है, पहली शाखा का नाम वनस्पति विज्ञान, जिनको हम लोग बोटनी कहते हैं। जहां वनस्पति विज्ञान में क्या चीज का अध्ययन होगा? तो वनस्पति विज्ञान में आप लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से, वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधे का अध्ययन मुख्य रूप से करते हैं। अब प्राणी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? तो जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों को अध्ययन हम लोग प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कहेंगे। ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक के अंतर्गत थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था वनस्पति वैज्ञानिक का नाम? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नामक वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस का पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। इसमें 500 किस्म का पौधे का वर्णन किया। ठीक है, नाम याद रखेंगे। ठीक है, थियोफ्रेस्टस का पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, क्या नाम था? हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लानिट। प्लानिटेरियम। ठीक है, इसमें 500 प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? पौधे के किस्म का आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बिल्कुल थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। लेकिन अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलिया, एनामेलिया में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो बायोलॉजी का जनक कौन हो गया? ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, अरस्तु। और जंतु विज्ञान का जनक कौन हो गया? जंतु विज्ञान का, थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी का, वह भी मतलब क्या होता है आपको? अरस्तु ही होता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। पुस्तक का नाम बताइए। हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। एनामेलिया। क्या नाम है इसका? अरस्तु का पुस्तक का नाम बताइए। हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया दार व्यक्ति था ये, बायोलॉजी का जानकारी रखता था, बोटनी का रखता था, साथ में ये बहुत राजनीतिक विज्ञान का भी इसके पास बहुत मतलब थे। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र में भी इसको मतलब एकदम जानता से एकदम उपलब्धि हासिल थी। ठीक है, नागरिक शब्द वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से इसने एक्सप्लेन किया था, नागरिक का डिफिनेशन दिया था। ठीक है,
ये बहुत बड़ा दार्शनिक था, कहते हैं इससे बड़ा दार्शनिक इसका गुरु था। किसका गुरु था अरस्तु? ये प्लूटो का। अलेक्जेंडर का। सिकंदर का? सिकंदर का गुरु कौन था? प्लूटो था सिकंदर का अरिस्टोटल। था। अरे प्लूटो अरिस्टोटल का सिकंदर था। का। प्लूटो एरिस्टोटल का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक प्लूटो का शिष्य गुरु का नाम था जिसने बीज पी लिया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम सॉक्रेट। था आसपास अफलातून। सॉक्रेट। सुकरात ना सर। सुकरात, सॉक्रेट। ठीक है, प्लूटो का सुकरात ने सुकरात। बीज पी लिया था, ठीक है, सुकरात ने ही बीज पिया था, ठीक है, सुकरात सुकरात का था अफलातून। क्या ना आसपास। आएगा, ठीक है, अरिस्टोटल। देन अरस्तु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग राजनीतिक विज्ञान में आ गए। अब आते जीवधारियों का वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक, ठीक है, किसके जाता है, क्या नाम है इसका? कैरोलस लिनियस को जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया, तो क्या बताएंगे? लिनियस ने किया। किसने किया? लिनियस ने किया। लिनियस की अपनी पुस्तक का नाम बताइए जिसमें इसने किया था। जेनेरा। इनको जेनेरा प्लांटेनरम या फिर सिस्टमेटा नेचुरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, एक और भी पुस्तक है, ठीक है, क्लासेस प्लांटेरम, और उसके बाद एवं, ठीक है, फिलासोफिया बॉटेनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पे विस्तृत रूप में प्रकाश देते। चार चार किताब इसकी दी हुई, चारों किताब के एक बार नाम रिपीट कर लीजिए, क्या क्या है? सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, क्लासेस प्लांटेरम, उसके बाद बात करेंगे फिलासोफिया बॉटेनिका, और उसके बाद और भी छूटा क्या? जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, जो कि ये एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है, क्लासेस प्लानेटेरम और फिलासोफिया बॉटेनिका। चारों पुस्तक किसकी है? किसकी पुस्तक है चारों? ठीक है, लिनियस की पुस्तक है। किसकी है? लिनियस की पुस्तक है, ठीक है। चलेंगे तो इन सारे पुस्तक पे जीवधारियों के वर्गीकरण पे इसने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों के दो जगत, ठीक है, दो जगत में इसने क्या किया? डिवाइड किया। पहला जगत को क्या बोलते हैं? पहला जगत को क्या बोलते हैं? पादप जगत। पहला जगत को क्या बोला जाता है? पादप जगत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे जगत को क्या बोला जाता है? पादप के बाद क्या है? बिल्कुल, ठीक है, पादप के जगत पे क्या है तो आपको ध्यान रखिए, जंतु जगत, जिसको एनिमल किंगडम कहते हैं, ठीक है। किस पुस्तक में इसने दोनों जगत को बांटा था, क्या बताएंगे? किस पुस्तक में? बिल्कुल ध्यान रखें, सिस्टेमा नेचुरी में, ठीक है, ध्यान रखें, पादप जगत में, जंतु जगत में इसने डिफाइन किए, ठीक है। इसने जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पर, इसलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता, मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? कैरोलस लिनियस को। बिल्कुल, ठीक है, किसे बोलते हैं तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ध्यान रखिए, कैरोलस लिनियस ने जंतु जगत, ठीक है, और पादप जगत, जीवधारियों का वर्गीकरण दो जगत में किया था, जंतु जगत, पादप जगत। किस पुस्तक में किया था? सिस्टेमा नेचुरी में किया था, ठीक है। अब आते हैं परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण के स्थान, ठीक है, ये परंपरागत था, बहुत पहले से चला रहा था। उसका स्थान RH, ठीक है, RH हिटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण ने ले लिया था। द्विजगत वर्गीकरण तो परंपरागत था, पहले से लिनियस ने किया था, लेकिन 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? हिटेकर जो भी कहिए, RH हिटेकर कहते हैं। कब किया तो क्या बताएंगे? 1969 किया 1969 में किया। 5 जगत प्रणाली के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा गया था, ठीक है। पांचों जगत में पहला जगत का नाम क्या? मोनेरा। मोनेरा। दूसरा जगत में क्या आएंगे? प्रतिष्ठा क्या है? पादप ध्यान रखो, चौथा में कौन है? कवक मिलिया तो क्या है, इसको इंग्लिश भी दे दिया है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं होगी। नहीं, अब आते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें तो हो गई। अब यहाँ पे 5 जगत में वर्गीकरण किया। सबसे पहले किसमें बांटा था? मोनेरा में। किसमें?
मोनेरा में, ठीक है। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरियम तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तनुए जीवाणु भी इसी जगत में आपको देखने को मिलते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक, एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा, ठीक है। विटेकर ने, सॉरी हटेकर जो है, विटेकर कही जो भी कही है, 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया था, इनमें से कौन शामिल नहीं है या फिर इनमें से कौन शामिल है, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 3 हो सकता है, एक नहीं होगा, या फिर एक ही होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार नाम रिपीट किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, पादप, कवक और एनिमिलिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोनेरा में कौन आते हैं, तो मोनेरा में ध्यान में रखिएगा इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तनु में जीवाणु भी इसी जगत में आपको आते हैं। दूसरा नंबर पे क्या था, प्रोटिस्टा था। इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। तब मोनेरा में प्रोकैरियोटिक था, ठीक है, इसमें प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मतलब सामान्य प्रकार से कौन से इक्वेटिक एनिमल्स आएंगे। इक्वेटिक एनिमल समझते हैं ना, वैसे एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जलीय, क्या बोले, एक्वेटिक बोले हैं हम, एक्वेटिक बोले हैं सर। का मतलब जलीय जीव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटिस्टा में आपको यूकैरियोटिक जीव मिलेंगे, ठीक है। हम मोनेरा में क्या मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, पादप एवं जंतु के बीच स्थित मतलब कौन सा आता है, यूग्लिना। यूग्लिना, ये कोशिका, प्रोकैरियोटिक किसमें आता है, हाँ लेकिन मतलब किस समूह में आएगा, उसको पूछ रहा हूँ, किसमें आएगा यूग्लिना, प्रोटिस्टा। किसमें, प्रोटिस्टा में, ठीक है। ध्यान रखिए किसमें आएंगे, प्रोटिस्टा में आपको क्या आएगा, यूग्लिना आएगा, ठीक है। यूग्लिना क्या है, प्रोकैरियोटिक है, नहीं प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक, बीच की कड़ी मतलब ये आता है, ठीक है, ध्यान रखें। क्योंकि पादप और जंतु के बीच का कड़ी क्या है, यूग्लिना है। ये 2 प्रकार के जीवन पत्ती प्रदर्शित करते हैं, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित हो जाते हैं एवं प्रकाश के भाव में क्या होता है, इतर पोषित होते हैं, ठीक है, यूग्लिना। अब आते हैं पादप आएंगे। इस जगत में प्राय वो सभी रंगीन बहुकोषीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव शामिल है, ठीक है। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय, ठीक है, बीजीय पौधे इसी जगत में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पे आपको मिले फंगी, जिनको हम लोग कहते हैं कवक कहते हैं। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, ठीक है। कैसे इनमें पोषण होता है, तो अवशोषण के माध्यम से क्या करते हैं, ये पोषण करते हैं। ये सभी इतरपोषी होते हैं, ठीक है। इतरपोषी होते हैं मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ये परजीवी अथवा मृत्युजीवी होते हैं। परजीवी, परजीवी किसको बोलेंगे, जो दूसरे पास आश्रित हो। जो दूसरे पर तो परजीवी कहता है। मृतोजीवी मतलब जो मृत जीवों पे आश्रित होते हैं, मृतोजीवी कहते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, एक बार आप लोग भी बोल दीजिए, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। सॉफ्ट होता है कि कठोर होता है काइटिन, कठोर। कठोर, कठोर एनामिल होता है। एनिमिलिया की बात, इस जगत के सभी बहुकोषीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए, इसमें मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक है। तो मेटाजोआ किसे कहते हैं, प्रोटिस्टा को या फिर एनिमेलिया को, किसे कहते हैं, एनिमेलिया को कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सितारा मछली मतलब स्टारफिश, ठीक है, सरीसृप, रेप्टाइल्स। उभयचर की बात करेंगे, उभयचर का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन, क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। पंछी मतलब बर्ड्स, ठीक है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, मैमल्स होता है। सबके सबकी जगत में आएंगे एनिमिलिया में, किसमें आएंगे, एनिमिलिया में आएंगे, ठीक है। तो सारा कैटेगरी आपको याद हो जाए। चले, हिटेकर ने जो किया था 5 जगत वर्गीकरण, पांचों का नाम बताइए, क्या होगा, कब किया था, सो बताइए। 1969 बताइए कौन कौन है जगत का नाम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, एनिमल। लीना किस में आ रहा था, यूली प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा। काइटिन, उसका भित्ति काइटिन की किसकी बनी होती है,
कवक कवक किया था। आप देखिए जीवों का नामकरण, ठीक है, जीवों का नामकरण किया गया, द्वि नाम पद्धति की शुरुआत होती है, ठीक है। तो फिर इसमें लिनियस का नाम आएगा 1753 में, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्वि नाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा से लिखा होता है, किस भाषा के दो अक्षरों से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। लैटिन भाषा, क्या होता है, लैटिन भाषा। पहला शब्द जो होता है किसको इंडिकेट करता है, वंश के नाम को, वंश जाति 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 तो आप ध्यान रखिए जाति का, ठीक है, ध्यान रखें। वंश तथा जाति के नामों के बाद उस वर्गीकीविद का वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, ठीक है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। किसका है, होमोसेपियंस लीन। पूरा नाम क्या है, होमोसेपियंस लीन। होमोसेपियंस वास्तव में होमो की बात करें उस वंश का नाम है, कि एक जाति सेपियंस है। और लीन किसका नाम है, लीन। लीन की बात करें, लीन का मतलब लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस के नाम से पुकारा था, ठीक है। तो इसका होमोसेपियंस लीन, इसको आपको ध्यान में कैसे रखेंगे, तो पहला शब्द जो का वंश को बताएगा, दूसरा शब्द जाति को बताएगा, और तीसरा शब्द किसका बताएगा, जो ठीक है, खोजा है उस वैज्ञानिक जो खोजा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद मतलब लिखा रहा था तीसरा शब्द, जो कि उसका वैज्ञानिक का नाम लिखा रहा था, जिसने उसको सबसे पहले पुकारा या फिर नाम दिया या फिर उसको ढूंढ निकाला उसको। इसी तरह से कुछ नाम है जो कि एग्जाम में खूब ही पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। होमोसेपियंस तो आप लोग को याद ही रहेगा, मनुष्य का नाम है, ठीक है। अब चले मेढक की बात करें, मेढक का नाम क्या है, राणा तिगराना इतना आसान है, मेढक टटर करती है तो उसे टिग्रीना याद रखें, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली का मतलब क्या होता है, बिल्ली को क्या बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फैलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका घरेलू है, ठीक है, घर घर में आपको मिलेगी बिल्ली, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता देखिए जो भी काटने वाला जीव होगा ना उसके नाम का कैनाइन लगा रहता है, ठीक है, काटने वाला। कुत्ता किसी आदमी को जिंदा खा नहीं सकता लेकिन काट सकता है, ठीक, कैनाइन, ठीक है। कैनाइन का मतलब ही तो फाड़ना, काटना, चीरना, ठीक है, तो कैनाइन लगा होगा, ठीक है। कैनिस फैमिलियर्स, ठीक है, क्या फैमिलियर, ठीक है, परिवार में घुल मिल जाता है डॉगी, उसे याद रखेंगे, ठीक है। काउ इज द बॉस, ठीक है, क्या है, काउ इज द बॉस, बॉस इंडिसेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मक्खी का क्या है, का डोमेस्टिका, ठीक है। आम का तो आप लोग जानते ही है, मैगी पेरा इंडिका, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए धान का क्या है, ओराइजा, बिल्कुल ओराइजा सटाइवा, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। अब आए हमें ये बताएं मटर का क्या है, शटाइवम, ठीक है, ध्यान। चना का क्या है, साइसर एराइथ्रिनम, एराइटेनम, ठीक है, बहुत। सरसों का क्या है, ब्रासिका कैम्पस, ब्रासिका, ठीक है। कॉम्पेस, कॉम्पेस्ट्रिस, जो भी हो, ठीक है। कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस का मतलब समझते हैं ना, दबाना। सरसों से वाल बनता है, उसके लिए क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, नहीं तब तो जाकर तेल निकलता है। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मनुष्य का बोल दीजिए आप लोग, बोलते रहिए। होमोसेपियस, मेढक का भी बता दीजिए क्या होगा, राना राना ट्रिगिना, ठीक है। बिल्ली का भी बता दीजिए, फेलिस डोमेस्टिका सेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। कुत्ता का कैनिस फिलिमेलिया बिल्कुल कैनिस फैमिलियस, ठीक है। गाय का वोस इंडिका ओस इंडिका, ठीक है। बात करेंगे मक्खी का, मस्का डोमेस्टिका मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आम का मैग्नीफेरिया मैंगीफेरा इंडिका, बिल्कुल ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका। धान का ओरिजा ओराइजा का पैजम अरे गेहूं का है, मटर पूछ रहा हूँ, बस उसी में से देख के मिला है, कोई जरूरी से मैं लाइन से पूछूंगा, ठीक है। गेहूं का क्या है, गेहूं का, मटर का पूछे था ना, मटर का पाइसम सेटाइवम हो जाएगा, ठीक है। और गेहूं का क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम सेटिवम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चना का क्या पढ़ेंगे, साई सर क्या पढ़ेंगे इसको, साइसा
स्टेनम। ऐसा ऐसा जो भी पढ़िए, ठीक है, बस याद रखिएगा इसको, उच्चारण ना करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम में मत भूलिएगा। सरसों का बताइए। ब्रासिका ब्रासिका कैंपस। कैंपस्ट्रिस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलिए कोशिका एवं कोशिका संरचना, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कोशिका से, बायोलॉजी में खास करके, तो इसको जरा हम लोग देखेंगे। कोशिका की बात करेंगे, शेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ये एक विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट परागम्य कला, परागम्य की बात करें क्या होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पर यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ जहाँ है। तार पड़ जाता है सर। बिल्कुल ठीक है, यह एक विशिष्ट परागम्य कला है, ठीक है, डिफरेंटली फ्रेम्बल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है तथा इसे प्राय स्वजनन होता है, ठीक है, स्वजनन का मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं, या फिर उसी को शेल कहते हैं, ठीक है। अब तो कोशिका विज्ञान, कोशिका से बना कोशिका विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी। साइकोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। डेफिनेशन अगर पूछेगा पूछेगा वो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं उनके अंदर वस्तुओं की रचना और कार्य की, ठीक है, मतलब फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाए तो क्या आ जाएगा, क्या बताएंगे उसको, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, लोग गलती भी कर देते हैं, लेकिन होता बहुत आसान है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करेंगे, कोशिका की खोज की बात करेंगे, तो कोशिका की खोज 1665 में होती है। भाई साहब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने कोशिका की खोज कर डाली, ठीक है, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, एग्जाम में पूछ दिया जाता, साल बताइए कब हुआ था कोशिका का खोज, क्या बताएंगे, 1665 में हुआ। तो कोशिका की खोज कब हुआ था, 1665 में कोशिका की खोज हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। उन्होंने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोती भित्ति वाले मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठोरिया देखी, इन कोठोरियों को उन्होंने कोसा का नाम दिया, कोसा का मतलब सेल का नाम दिया, ठीक है। यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, ए लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का अध्ययन, उनकी पुस्तक किसमें है, किसमें देखने को मिलता है, उन्होंने जो मतलब उन्होंने अपना अध्ययन किया, पुस्तक का नाम क्या है रॉबर्ट हुक का, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ठीक है, ध्यान रखें, माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित होते इन्होंने जो भी अध्ययन किया, ठीक है। लेकिन जीवित कोशिका के संदर्भ में किनका नाम आ जाएगा, इन्होंने तो कोशिका की खोज की थी, लोगों ने मृत कोशिका था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ये ल्यूवेन हॉक साहब ने कब किया ये सारी काम, 1674 में सर। 1674 में आप देखोगे ल्यूवेन हॉक ने 1674 में सब प्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। तो सीधे कोशिका पूछेगा तो क्या करेंगे, रॉबर्ट हुक करेंगे या फिर ल्यूवेन हॉक करेंगे, हुक करेंगे। लेकिन अगर जीवित अगर लगा दिया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ल्यूवेन हॉक होता है, ठीक है। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई कला कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल, ठीक है, क्लासिकल पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इनमें कुछ महत्वपूर्ण खोजें निम्नलिखित है। मतलब कोशिका के केंद्र की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था, ब्राउन साहब ने ये काम कब किया था, 1831 में सर। 1831 में किया था, ठीक है। तो केंद्र की खोज की बात करेंगे, ब्राउन साहब ने किया था। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुरजार्डिन ने, ठीक है। तो डुरजार्डिन की बात करेंगे, जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी खोज की। जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, ठीक है, अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य नाम दिया, ठीक है। तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, डुरजार्डिन ने सर किया, पुरकिंजे ने। इंपॉर्टेंट है, खोज किसने किया जीव द्रव्य का, क्या बताएंगे, वनडे में खूब पूछता है, बीपीएससी भी कई बार पूछा है, डुरजार्डिन ने किया। लेकिन इसका नामकरण किसने किया, पुरकिंजे ने, वेरी गुड, ठीक है। अब चलेंगे आगे। 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। स्लाइडेन साहब का कहना क्या था, पादपों का शरीर जो होता है किसका बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है।
1839 में प्रसिद्ध जंतु विज्ञानी शास्त्री स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो सबसे पहले पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से, हम तो जानते हैं शरीर का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से होता है ना, यस सर। ठीक है। तो पादप का शरीर जो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलने से बना होती, किसने कहा? स्लाइडन है सर। की बात के जंतु कह लीजिए, मनुष्य भी एक जंतु ही है, सोशल एनिमल्स कहते हैं। तो जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना था, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर किसने कहा? स्वान सर। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने दोनों ने मिलकर कौन सा थ्योरी दिया? कोशिका कोशिका का सिद्धांत थ्योरी, सर। ठीक है। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कहते हैं एक ने जंतु के बारे में बताया, एक ने मनुष्य के बारे में बताया, मतलब सॉरी वनस्पति के बारे में बताया, ठीक है। तो उसी को सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 1855 में बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पहले से मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसने कहा? विर्चो ने सर। है। अब ओल्ड मैक्स सेल्स होता है शुल्ज सर। क्या? ओल्ड सेल्स होता है, पुराना सेल्स है सर। पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो पहले से मौजूद तो नया कोशिका नहीं ना होगा, पहले से मौजूद पुराना कोशिका ही होगा ना। अब आता है Yes, मैक्स sir. शुल्ज। मैक्स शुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया? मैक्स शुल्ज ने, मैक्स ठीक है, शुल्ज। ध्यान रखेंगे। अब 1884 में स्टार्सबर्गर ने बताया केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, ठीक है। तो केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। ये किसने कहा? स्टार्सबर्गर ने। किसने कहा? स्टार्सबर्गर ने। बर्गर। चलिए गोल्जी उपकरण, फिर गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिली गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी काय की खोज की। केंद्रक के भीतर संघनित भाग केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रक के भीतर संघनित भाग केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने की। किसने की? फेलिक फोंटाना ने। चलिए 1880 में फ्लेमिंग ने, ठीक है, क्रोमोटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया, ठीक है। बात की गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहते हैं उसकी खोज किसने की? क्रोमोसोम की खोज इंपॉर्टेंट है। या मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी? 10 जोड़ी सर। ठीक है। इसकी खोज किसने की? वाल्डेयर ने की थी। कब की थी? इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। 1888 में सर। पर्नहरित की बात करें जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किसने किया? किसमें पाया जाएगा पर्नहरित? किसमें पे? एनिमल में होगा फिर वनस्पति में होगा? ये पर्नहरित वनस्पति में सर। पादप केवल वनस्पति पाया। इसका स्पिंचर ने किसकी किया? स्टिम्पर ने। किसने किया? स्टिम्पर ने, ठीक है। ध्यान में रखिएगा 1892 बीजमैन ने, ठीक है, सोमेटोप्लाज्म एवं, ठीक है, जर्म प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच में अंतर स्पष्ट किसने किया? बीजमैन ने, ठीक है। जीई पैलेट ने राइबोसोम की खोज की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम की खोज कब हुई और किसने किया? क्या बताएंगे? जी पैलेट ने सर 1955 में किया था। 1955 में राइबोसोम की खोज किया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की? क्या बताया? लाइसोसोम की खोज डी डुबे सर। ने किया था। कब किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? कब किया था? क्या बताएंगे? 1958 में। 1958 में किया था। और किसने किया था? डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था, डी ठीक है। डुबे। डी डुबे ने किया था, ठीक है। बात टी बावेरी ने किसकी खोज किया था? टी बावेरी ने तारक टाइगर सर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब किया था? 1888 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने किया था, ठीक है। 1890 में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दिया? इसको प्लांट सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का सर। दोनों का सर, प्लांट और एनिमल दोनों का माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने सर। ठीक है, तो लेकिन इसका नाम इसने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, इसने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया, ठीक है। किसने दिया? बेंडा ने। बेंडा ने इसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ठीक है। ये जो ऊपर का जितने भी 17 18 फैक्ट जो दिए हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करवा दो? बेंडा की खोज किसने किया बताइए? ठीक है। डुजार्डिन ने किसका खोज किया? डुजार्डिन ने जीव द्रव्य का सर।
जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे सेल थ्योरी की बात करेंगे तो आपको बताना जंतु विज्ञान में किसने दिया? जंतु में स्वान ने। ठीक है, एनिमल्स में सॉरी वनस्पति में स्लाइडन ने दिया। ठीक है, ध्यान रखें। किसने बताया सर भाई साहब नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? बिरचो ने सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। किसने ये बताया पता लगा है कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। इसका तुमको प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने ढूंढ निकाला? मैक्स मैक्सवेल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने ये कहा सर भाई साहब बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है? बर्गर। गोल्जी उपकरण पे गोल्जी का है खोज किसने की? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हमको केंद्र के भीतर संघनित भाग केंद्रिका की खोज किसने किया? फेलिक फोंटाना ने। बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया? फ्लेमिंग ने सर। ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र का खोज नामकरण किसने किया? वाल्डेयर ने। क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किसने किया? स्पिंपन सर। स्पिंचर ने किया। ठीक है, चलिए बताना सोमोटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच में अंतर स्पर्श किसने किया? बीजमैन ने। बीजबिन ने। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की? पोलॉइड। किसने किया? सी डुबे ने किया। किसने किया? सी डुबे ने नामकरण किया। खोज किसने किया था? जी पैलेट ने। ठीक है, हाँ हाँ। लाइसोसोम की खोज की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा किसने किया? लाइसोसोम का डी डुबे सर। लाइसोसोम का जी डुबे। राइबोसोम है ये। राइबोसोम का किसने? जी पैलेट ने। ठीक है, मिस्टेक हो गया। तारक है जिसको सेंट्रोसोम की नामकरण किसने किया? सेंट्रोसोम। बोबरी। अल्टमैन। बेंडा ने सर। किसने किया था? ध्यान रखिएगा, बेंडा ने किया। ठीक है, चलिए कोशिका की आकृति एवं आमाप के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे कोशिका की आकृति एवं अमाप। सजीवों में पाई जाने वाली कोशिका की संख्या, आकृति एवं अमाप में विविधता होती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका होती है जबकि जिसमें सभी जैव प्रक्रम, ठीक है, एक ही कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। कुछ अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार का कार्य संपादित होती है। अमीबा, पैरासियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना जाता है। मतलब क्या? एक कोशिका का क्या? सिंगल सेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक कोशिका को सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। किसका किसका बना होता है? अमीबा की बात करेंगे, पैरासियम की बात करेंगे, जीवाणु। सब में कितने कोशिका होते हैं? कितने सेल होते हैं इसमें? 1 सेल होता क्या होता है? इसीलिए इसको यूनिसेलुलर कहते हैं। ठीक है, दूसरी जीव की बात की, दूसरी जीव वे होते हैं जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं, जिनको बहुकोशीय कहते हैं, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं आपको देखने को मिलती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुकोशिकीय पौधे तथा जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति शेप की हो सकती है। कोशिकाएं अधिकतर कैसी होती है? गोलाकार होती है। अधिकतर राउंड शेप का होते हैं, परंतु कुछ की आकृति बहुत ही भिन्नता होती है। कोशिकाएं घनाकार भी हो सकता है, मतलब क्यूब का हो सकता है, स्तंभाकार भी हो सकता है। कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी तथा शाखान्वित मतलब तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, मतलब बहुत छोटी होती है, जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना आंखों से नहीं देख सकते और नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए ठीक है आपको सहायता लेनी पड़ती है। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म कोशिका का आकार कितना माइक्रोन का हो सकता है? जो सबसे छोटा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होता, सूक्ष्म है। कितने माइक्रोन का हो सकता है? तो 0.1 माइक्रोन होता है। जो किसमें पाई जाती है भी पूछा जाता है। सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? पढ़ते हैं ना। तो माइकोप्लाज्मा का कोशिका जो होता है सबसे छोटा होता है। किसका सबसे बड़ा होता है? तो क्या बताएंगे? ये शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ा होता है। माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो सबसे छोटा होता है। जंतु की पेशी कोशिकाएं तथा जूट एवं सन जैसे पौधे के रेशी कोशिका कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदा जिसे पीतक कहा जाता है, वो भी एक कोशिका है। ठीक है, पीतक। ठीक है, जो पीला पीला जो होता है अंडा में आप लोग देखा होगा,
वो क्या है? तो वो क्या है? कोशिका है। ये उबले अंडे में स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं दिखाई देगा। उबले अंडे पे अंडा को फोड़ेंगे तो वो आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आमाप 117 mm का होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, जिन्हें किसी युक्ति की सहायता से देखा जा सकता है। इसको इजिली वे में आप देख सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग का कौन खटखट खटखट कर रहा है? शुतुरमुर्ग की कोशिका की बात करेंगे सबसे बड़ा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका की बात करेंगे तो सबसे छोटा होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, माइकोप्लाज्मा की कोशिका 0.1 माइक्रोन का ही होता है, जबकि शुतुरमुर्ग की कोशिका कितना होता है? 170 मिलीमीटर का हो सकता है, ठीक है। अब आता है सेल थ्योरी, ठीक है। ध्यान में, सेल थ्योरी किसने मिलकर दिया? किसने मिलकर दिया? मैंने स्वान ने ठीक है, स्लाइडेनर स्वान ने आपको दिया सेल थ्योरी, ठीक है। तो 1838 में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री जे एमजे स्लाइडेन तथा 1839 में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान साथी थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो स्लाइडर और स्वान, कोशिका सिद्धांत से हमको क्या क्या चीजें पता चलती है उसके बारे में देख लेंगे। कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें निम्नलिखित है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोई भी जीव, सारे के सारे जीव कोशिका से बने, या तो सिंगल के हो सकते हैं या फिर मल्टी हो सकते हैं, लेकिन किससे बने हैं? तो कोशिका से ही बने हुए हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, ओरिजिन की बात करें, कहाँ से होती है? कोशिका से होती है, सेल से। कोशिका से। बिल्कुल, कोशिका से होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता फिर सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद के ऊपर बात करेंगे तो प्रारंभिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ठीक है। किसका अपवाद है? विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अगर पूछेगा कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो क्या बताएंगे? विषाणु बताएंगे, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है, ठीक है। यह सर्वथा संक्रामक परिजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं, ठीक है। तो ये विषाणु क्या है? निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, और विषाणु में कोशिका भी नहीं होती है, ठीक है। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। एक ऐसा जीव है जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। वायरस इज ए प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड द सेलुलर स्टेट, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो क्या किस कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? वायरस। वायरस है, ठीक है। ये दोनों अवस्था में मिल सकता है, सजीव में भी मिल सकता है और निर्जीव में भी मिल सकता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन? वायरस। अब वनस्पति और एनिमल्स के बीच की, जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कौन? यूग्लिना, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको क्या रखने, याद रखने हैं, ठीक है। अब आते कोशिका के प्रकार जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर कोशिका को दो कैटेगरी में बांटा गया। दोनों कैटेगरी का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक रचना के आधार पर इसको बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिका कहलाती है, या सरल रचना वाली कोशिकाएं होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो स्पष्ट केंद्रक का आपको क्या देखने को मिला? ट्रू न्यूक्लियस का नहीं देखने को मिलता, अभाव होता है। ध्यान रखिएगा। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण इस प्रकार प्राय 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होता है, ठीक है। माइक्रोन ही बोलते हैं ना इसको। हाँ सर। 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के मध्य आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार। इसमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र और कोशिका द्रव विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ की बात करेंगे, गुणसूत्र आपको देखने को मिलेगा, डीएनए के द्वारा निर्मित गुणसूत्र भी मिलेगा, और साथ में साइटोप्लाज्म भी आपको प्रोकैरियोटिक में आपको देखने को मिलेगा। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियाइड कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, ठीक है, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकाओं का अभाव होता है। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा नियमित थैलीनुमी संरचना भी आपको देखने को मिलती है। तो क्या क्या देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक में? कभी कभी प्रश्न इससे आ जाता है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए इसको। तो सबसे पहला इसका आकार क्या होगा प्रोकैरियोटिक का? कहाँ से कहाँ? आप लोग ही बताइए। 10 माइक्रोन से। बिल्कुल, 1 से लेकर 10 माइक्रोन के बाद क्या इसमें, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस या फिर स्पष्ट केंद्रक होता है?
अभाव होता है, नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डीएनए गुणसूत्र पाया जाता है इसमें, जी ठीक है, कोशिका द्रव्य भी होता है, डीएनए भी होता है, ध्यान रखेंगे। इस विशेष क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक झिल्ली को अनुपस्थिति का, इसमें केंद्रक झिल्ली होता है, जी सर, नहीं होता नहीं है सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं अनुपस्थिति होता है। केंद्रक झिल्ली सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, ध्यान, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, सॉरी। इसके अनुपस्थिति के केंद्रक में पाए जाने वाला पदार्थ, केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, परंतु अन्य कोशिकाओं का अभाव होता है। प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। अब आता है यूकैरियोटिक। इसका एग्जाम्पल क्या था? प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या बताएंगे? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वायरस, विषाणु था ना प्रोकैरियोटिक का, कि जीवाणु क्या था इसका? प्रोकैरियोटिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जीवाणु सर, जीवाणु। जीवाणु, ठीक है, क्या था? जीवाणु, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया सर। ठीक है। वायरस तो विषाणु होता है ना। अब आते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है, क्या होता है? पूरी रूप से विकसित होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाए जाते हैं। विषाणु जीवाणु भी उसी में आता है, वही तो मैं कह रहा था, ठीक है। विषाणु भी, जीवाणु भी, ठीक है, नील हरित शैवाल, ठीक है, जिसको ब्लू ग्रीन एलगी कहते हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है। इनको छोड़ के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। कौन कौन किसको किसको छोड़ के? एक्चुअली ना प्रोकैरियोटिक में विषाणु वायरस नहीं आता है, क्योंकि वो कड़ी हो जाता है ना सर, वो ना तो विकसित होता है ना अविकसित, यानी वो सेल में आता ही नहीं है, इसलिए वायरस वाया ही को जाता है ना प्रोकैरियोटिक में नहीं तीसरा रख सेल सकते में। हैं, लेकिन ठीक है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आपको प्रोकैरियोटिक में आएगा। विषाणु तो उसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, नहीं, जी, हाँ, जी। इसमें तो सेल ही नहीं होता, ठीक है। तो विषाणु, जीवाणु और नील हरित शैवाल को सबके सब छोड़ के किस में आते हैं? सब इसी में आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति होती है, उनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक के बीच का अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रीमेटिव कौन होता है, ठीक है, प्राचीन कौन है, पहले का कौन है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सुविकसित कौन होता है? ये विकसित नहीं होता, सुविकसित कौन होता है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से मतलब विकसित केंद्रक होता है। तो किसमें मतलब पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होगा, तो क्या बताएंगे? यूकैरियोटिक। बिल्कुल, यूकैरियोटिक में आपको जो केंद्रक जो होगा पूरी तरीके से मतलब क्या होगा? विकसित होगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है, अभी ध्यान तो रखेंगे। जल्दी बात है ना। बिल्कुल, इसमें केंद्रक कला तथा क्या होता है? केंद्रिका क्या होती है? अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक कला तथा कोश केंद्रिका दोनों के दोनों मतलब क्या? तो उपस्थित होगा। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्जी तंत्र, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईसीआर कहते हैं, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होते, ठीक है। इसमें सारे के सारे होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नहीं होता प्रोकैरियोटिक में? क्या क्या नहीं होता है? गोल्जी का नहीं होता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, और क्या नहीं होता है? लाइसोसोम के बाद क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि इसमें सारे के सारे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली से होता है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र किसके माध्यम से होता है, तो किसे होता है? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से। इसमें कैसे होता है तो क्या बताएंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। इसमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र की बात करें, आंतरिक झिल्लियों से होता है तथा हरित लवक क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषित तंत्र हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यूकैरियोटिक में
क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको आपको ध्यान में रखें। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कितने प्रकार के, कितने एस टाइप के मतलब इसमें होते हैं, राइबोसोम, ठीक है, 70 एस होता है, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, 80 एस होता है, ठीक है। हाँ, 80 एस होता है, ठीक। वो अरे पता एस का है, वो मतलब, रामू सर सुंदर बर्गर बता अरे सिखाएं। एस का फुल फॉर्म पूछा था किसी एग्जाम में सर से, एस बर्गर क्या होता है, सिखाएं, स्टैंडर्ड बोलते स्ट्रेस हैं। बर्गर बोलते हैं ना, हाँ हाँ, स्ट्रेस बर्गर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पढ़े थे ना ऊपर में, यहाँ तो पढ़े थे ना स्ट्रेस बर्गर, किधर गया भाई। स्ट्रेस बर्गर तो साइंटिस्ट था स्टैंडर्ड सर, बर्गर जो यूनिट है। केंद्रक पैथिक्लसने की वंशागति में भाग लेता है, वंशागणित भाग लेता है, उसी साइंटिस्ट का नाम है सर। हाँ उसी का, तो उसी का होता होगा, ठीक है, बस चेक कर राइबोसोम का लीजिए, लेकिन शायद टाइप ऑफ राइबोसोम ऑफ 70S और 80S होते हैं। नहीं, इसमें से मुझे जानकारी नहीं, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है, देख लीजिए क्या होता है 70S में क्या होता है। तो इसमें 70S पाया जाता है, उसमें 80S पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कोशिका, इसमें कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कशाभिका में सूक्ष्म नलिका की 9+2 व्यवस्था होती है। इसमें कोशिका द्रव की गति स्पष्ट नहीं होती है, और इसमें कोशिका द्रव्य गति क्या होता है, स्पष्ट होता है। इसमें रिक्तिनुमा अनुपस्थिति होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिक्तिनुमा अनुपस्थित होता है, इसमें रिक्ति का उपस्थित होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होगा, यूकैरियोटिक में लैंगिक जनन होगा, ठीक है। इसमें कोशिका विभाजन तो होता है, लेकिन किसके माध्यम से होता है कोशिका विभाजन, ठीक है, विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है। हाँ, इसमें किसके माध्यम से होता है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यूकैरियोटिक में। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें मतलब अधिक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, मोर देन वन। इस सारे के सारे अंतर जो थे किसमें थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर थे। इसको एक बार सभी लोग इसको पढ़ कर आएंगे घर से, ठीक है। सर वो जो एस था वहाँ पे रिबोसोम्स का और 80S का, वो एक्चुअली अभी मैंने लेट सुना, वो जो एस होता है वो कोफिशिएंट होता है। वो मतलब क्या होता है कि वो जैसे हम मेजरिंग करने के लिए करते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स को मेजरिंग करने के लिए होता है। वो एस बस एक हमारा सेंटीमीटर बोलते हैं उसको। तो एक्चुअल में अगर हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोले तो हम उसको मेजरिंग को बोलते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो 80S और 70S। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप सेल स्ट्रक्चर को भी देखें तो कोशिका के निर्माण, हाँ, तो 70S किसमें था, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80S, ठीक है, ये पूछा है कई बार इसको, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, कोशिका संरचना। तो कोशिका के निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग, सेल, ऑर्गेनेल कहते हैं। प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है, जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता, मतलब अध्ययन को आसानी करने के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए दृष्टि से कोशिका के 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जो कि कल पढ़ेंगे, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, ठीक है, कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से इसको समझाया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। कल के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक को कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। वीडियो प्रोवाइडेड है, एक बार आप लोग इसको देख कर आए तो ज्यादा